एक मटेरियल हर एक एटम जो है डाइपोल की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह, ठीक है ना। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिज्म इसलिए शो करते थे कि जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते थे तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जो एटम है वो अपने आप को अलाइन कर लेते थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मटेरियल क्या हो जाता था, मैग्नेटाइज हो जाता था, लेकिन ज्यादा मैग्नेटाइजेशन शो नहीं करते थे, ठीक है ना। सो दे exhibit spontaneous net magnetization at atomic level even in the absence of external magnetic field. कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप एग्जांपल देखोगे, आयरन उठा के देखो जरा कभी, ठीक है ना। अगर आप आयरन उठाओगे और तो वो कई बार जो है ना, आप उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के आसपास रखोगे भी नहीं तो भी वो थोड़ी बहुत मैग्नेटाइजेशन शो करता है। वैसे उसका रीजन क्या होता है कि अर्थ क्या है, अपने आप में एक मैग्नेट है। अर्थ इज इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, जाइंट मैग्नेट, ठीक है ना। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे बोलते हैं जियो मैग्नेटिक फील्ड। अब वैसे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम होती है, बहुत कम है वो, ठीक है ना, लेकिन होती तो है। तो अगर आप आयरन को रख दोगे यहाँ पे तो आयरन अपने आप मैग्नेटाइज हो जाएगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा लेकिन वो मैग्नेटाइज रहते हैं। इसका रीजन ये है कि आपने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई भी नहीं है और आपने आयरन रखा हुआ है, ऐसे आयरन कोबाल्ट या निकल रखा हुआ है, तो अपने आप मैग्नेटाइजेशन शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसे मैग्नेटाइज कर देती है। अब देखेंगे ऐसा क्यों होता है कि भाई अ, अगर मान लीजिए आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो, मान लो अर्थ स्पॉन्टेनियसली खत्म हो जाए और आपके पास आप बचे हुए और आपके हाथ में एक आयरन का पीस है, तो वो तब भी मैग्नेटिज्म शो करेगा। वो आज देखेंगे, ठीक है, हिस्टैरिसीस कर्व से पता चलता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर आप इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, इट विल बी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि पैरामैग्नेटिक जैसा ही है, बस थोड़ा सा ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है। आया समझ में? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, और अगर उन्हें छोड़ दिया जाए, मैग्नेट के पास रखे हुए हैं, ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा कई बार डायग्राम ऐसे शो कर देते हैं। मैंने एक डायग्राम शो भी करवाया था पीछे जब मैग्नेटिक फील्ड करवाई थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करवाई थी, उसमें एक मैग्नेट बनी थी और आसपास क्या रखे थे, आयरन फिलिंग्स रखे थे। तो जैसे ही आप आयरन फिलिंग्स रखते हो तो आयरन फिलिंग्स मेनली कहाँ जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे चले जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। ये भी वही करते हैं, दीज मटेरियल विल रिटेन देयर मैग्नेटाइजेशन फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। वो बताऊंगा आगे क्या है, मतलब क्या है इसका, ठीक है ना। तो इनका मेन काम क्या है, आसपास रख दोगे मैग्नेट, मैग्नेट के रख दोगे, बहुत ज्यादा तेजी, बहुत अच्छी तरीके से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और कहाँ चाहते हैं, बेसिकली मैग्नेट के पोल्स पे जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब रीजन क्या है फेरोमैग्नेटिज्म का, ठीक है, तो ध्यान देना कि ये बिल्कुल वैसा रीजन नहीं है जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना, पैरामैग्नेटिस मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो बताया था, ये वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय डोमेन थ्योरी, ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट हो जाता है एक्चुअली, तो इसलिए ज्यादा है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन मैं डोमेन थ्योरी बता देता हूँ। ध्यान देना, रीजन फॉर शोइंग मैग्नेटिज्म, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी, फेरोमैग्नेटिज्म क्यों शो करते हैं कुछ मटेरियल, इट इज एक्सप्लेन बाय डोमेन थ्योरी। तो डोमेन थ्योरी क्या कहती है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से देखोगे, मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया जिसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, वो एटॉमिक लेवल पे देख पाएगा, मान लो, ऐसा है नहीं वैसे, लेकिन मान लीजिए आपने बना दिया, आगे चल के तो आपको पता चलेगा ये सिर्फ डायग्राम बेस्ड है। ये किसने एक्सप्लेन किया था, पहली बार एक्सप्लेन किया था हिंसबर्ग ने, वर्नियर हिंसबर्ग ने बताया था कि ऐसा क्यों होता है, ये मैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं, फेरोमैग्नेटिज्म की शो करते हैं, हिंसबर्ग ने बताया था। ये सिर्फ एक डायग्राम है जिससे मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान देना यहाँ पे, ये पूरा मटेरियल लिया हुआ है, ये पूरा मटेरियल है,
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और इसमें छोटे छोटे डोमेन बने। डोमेन समझते हो ना क्या होता है? जैसे पढ़ा होगा ना आपने, मैथ्स में पढ़ा होगा डोमेन। फंक्शन इज फंक्शन जो है एक्स क्या बोलते हैं उसे, डिफाइन है इन सर्टेन डोमेन, ऐसा बोलते हैं ना। तो डोमेन क्या होता है कि एक रेंज बना लेता है। उस रेंज भी नहीं बोलना चाहिए ना एक्चुअल में, रेंज तो अलग हो जाएगी। घर बना लिया मान लो, ऐसे सोच, ठीक है। तो देखो ये घर बना रखे उन्होंने ऐसे, ये एक डोमेन हो गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ऐसे बहुत सारे डोमेन्स रहते हैं। इन डोमेन्स की खास बात क्या होती है, इन डोमेन्स के अंदर जो एटम होंगे, जितने भी एटम होंगे, जैसे ये एटम है, ये एटम है, इस डोमेन के अंदर देखो आप, इस डोमेन के अंदर जितने भी एटम होंगे, उनका नेट डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। मतलब एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम होंगे उन सबका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। समझ में आया? yes. तो हर एक एटम का दिखाना जरूरी है, एक एरो से शो कर देता हूँ। समझ में आया कि नहीं? वैसे इसके साथ वाला जो डोमेन है, देखिए ऐसे, इसके साथ वाला जो डोमेन है ये दिख रहा है, इसके सारे एटम का नेट डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, इस तरफ। तो ऐसे डोमेन्स बने रहते हैं, ठीक है ना। डोमेन्स है पूरे मटेरियल के अंदर, डोमेन्स बने रहते हैं और उन डोमेन्स के अंदर जो एटम्स रहते हैं उनका नेट डाइपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहता है। बट अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलती है कि हर एक डोमेन का डाइपोल मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, दिख रहा है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो है नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? इट हैज टू बी जीरो। समझ में आएगी नहीं? इसलिए क्या होता है कि अगर कोई भी आप आयरन का पीस लोगे, जनरली वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा, जनरली नहीं करता। बात समझ में आई? आप उठा के जो है कोई आयरन का मटेरियल लेके आओ और उसके आसपास कोई आयरन का मटेरियल लग देना, तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये खुद इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। और क्यों जीरो है अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे कि इन इस मटेरियल के जितने भी डोमेन्स थे उन सबका नेट डाइपोल मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड था एंड दे विल कैंसल आउट ईच अदर। बात समझ में आई? तो अगर मैं आपसे पूछ लूं जल्दी आ, इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? ये डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना। या आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी समझ सकते हो, बात वही है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन याद है सभी को? क्या थी? क्या थी? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अरे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चार चीजें, पांच छह चीजें बताई थी ना। है? हाँ NIM, हाँ वही, ठीक। NIM क्या है? NIM, हाँ NIM। और उसी को क्या बोला करते थे? नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब मुझे बताओ इसका नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? जीरो फिलहाल, ठीक है। मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी लगाई नहीं है, ठीक है। इसलिए नेट डाइपोल मूवमेंट अगर जीरो है तो नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी जीरो होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं। लेट्स इमेजिन कि मैंने इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है। अभी कैसे भी कर सकते हो, सोलोनाइट लगा सकते हो आप, ठीक है ना। सोलोनाइट के अंदर रख दो इसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बड़ी सी सोलोनाइट लेना, उसके अंदर रख देना। तो देखिए क्या होगा कि जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इन डोमेन्स का डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आता जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या लगती है? टॉर्क लगती है। एक्सप्लेन, रीजन तो वही है,
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डोमेन लेवल पे होता है। जैसे आपने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो इसका देखिए, इसका इस डोमेन का देखना जरा, इतने का, इतने डोमेन का डायपोल मोमेंट था इस तरफ। अब ये क्या होगा, इस पर टॉर्क लगनी स्टार्ट होगी। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओगे, बी बी मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? जो सोलोनाइट ने लगाई। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ध्यान देना। बात आ रही है समझ में? जो सोलोनाइट ने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, अप्लाई की है, वो बढ़ाते जाओगे, टॉर्क लगती जाएगी, सीधे हो जाएंगे। आफ्टर सर्टेन टाइम इन सब डोमेन्स का नेट डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। और जब सबका नेट डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, तो आप क्या बोल सकते हो, इससे ज्यादा तो मैग्नेटाइज कर नहीं सकता, तो सैचुरेशन आ जाता है इसमें भी। क्या बात आई समझ में कि नहीं? सैचुरेशन आ जाता है। लेकिन अंतर है, कुछ अंतर है। क्या अंतर है? आप बोलोगे कि सर ये तो वही चीज हो रही है पैरामैग्नेटिक जैसा। अंतर है, अभी पता चल जाएगा ऐसा क्या है अंतर, एक्सप्लेन करूंगा अभी। हो वही रहा है, ध्यान देना, लेकिन यहाँ पे डोमेन लेवल पे हो रहा है, डोमेन्स बने हुए हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, देखो। The atoms of ferromagnetic substance has permanent dipole moment present in the domain। मतलब अगर आप पूरे मटेरियल का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखोगे तो कितना आएगा? जीरो। लेकिन डोमेन का देखोगे तो कितना आएगा? नॉन जीरो, क्योंकि डोमेन के सारे एटम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाएंगे। क्या बता रही है समझ में कि नहीं? ठीक है, तो परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है डोमेन के अंदर। नेट डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल द मटेरियल इज जीरो। ठीक है, atomic dipole in ferromagnetic substance are oriented in same direction and external magnetic field। ये मैंने अभी बता दिया। जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा? हाँ, टॉर्क लगेगी, और टॉर्क लगेगी तो ये अलाइन हो जाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तीसरा, तीसरा क्या है? द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज लार्ज एंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, कंपैरेटिवली इसमें डायपोल मूवमेंट ज्यादा रहता है। ठीक है ना? उसका रीजन है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जनरली क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से नेट डायपोल मोमेंट आता था। यहाँ पे एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। बात समझ में आएगी? ठीक है, तीसरा आप देखिए, चौथा देखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज सो लार्ज, बहुत ज्यादा होती है, फॉर द सेम एच। एच क्या था? एच क्या था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फॉर द सेम एच एम बहुत ज्यादा आता है। अगर फॉर द सेम एच एम बहुत ज्यादा आएगा तो क्या बहुत ज्यादा आएगी? इन दोनों का रेशियो क्या था? ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी क्या थी? एम बाई एच। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव के साथ बहुत ज्यादा लार्ज होती है। समझ में आया? बहुत ज्यादा होती है। बल्कि पिछली बार क्वेश्चंस करवाए थे, जब मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करवाए थे ना, तो उसमें देखा होगा आपने, ससेप्टिबिलिटी हर बार 600, 700, 100, 1000, 5000 तक जाती थी। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी इस केस में क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि फॉर द सेम एच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा आती है। बात समझ में आई? अगर ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो क्या और ज्यादा होगा? ससेप्टिबिलिटी से आप क्या निकाल सकते थे? रिलेटिव, हाँ, म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी भी
बहुत ज्यादा हो। मैं क्या कहानी सुना रहा हूँ यार, ऐसे क्यों मुंह बना के रखा हुआ है यार, थोड़े खुश रहे करो ना जिंदगी में। जीवन जो है खुशी के लिए मिला है यार, ऐसे जो है ना बैठे हुए हो कि पता नहीं ये क्या सुना रहा है यार। क्या पढ़ा नहीं है क्या? पिछली बार पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक हफ्ते का टाइम मिला था ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा है? पढ़ा है कि नहीं? अंग्रेजी आती ना सभी को, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरबी में पढ़ा रहे हो तो समझ में आता है ना। अरबी से जूझ रहे हो पहले, तो फिर अरबी पहले आनी चाहिए, फिर उसके बाद ये आनी चाहिए। अरे अंग्रेजी तो आती है, तो इतना सोच क्यों रहे हो? ऐसे बैठे हो, थोड़ा खुश रहो। समझ में आएगी नहीं? हाँ, खुशी, खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अगर ऐसे बैठे रहोगे तो मुझे लगेगा यार पता नहीं क्या है। ठीक है ना, बंद कर लो। चलो, ससेप्टेबिलिटी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है और बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, समझ में आया? ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन था फॉर दी पैरामैग्नेटिक मटेरियल? इनवर्स प्रोपोर्शन थी, बताया था ना। हाँ, और उसी लॉ को क्या बोलते थे? क्रूज लॉ। क्रूज लॉ। क्रूज में बैठा है क्या? क्यूरीज लॉ। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे भी होता है, ऐसा नहीं, क्यूरीज लॉ यहाँ पे भी डिफाइंड है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग है तो ढंग से देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो पता ही चल गया। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज वेरी लार्ज इन पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या थी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या थी? अरे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या थी, क्या होती है? चलो ये बताओ। एक बार नहीं आया है ये, कम से कम 100 बार आ चुका है। टाइम यार 19 मिनट लेट हो, ऐसा क्या है? हाँ, कहाँ से आते हो? दिल्ली से? अरे तो दिल्ली से तो मैं भी आता हूँ। हाँ, नंबर डेंसिटी भी पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी, बी। अरे 1 मीटर स्क्वायर से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास होती हैं अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा होता है? उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। समझ में आया? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी मत बोलो, इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड एनआई हो जाएगा। ठीक है ना, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सब सेम होते हैं, नाम अलग अलग है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें कि ये क्या पूछ लिया। बात समझ में आई? देखो इसका, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज करने के कारण क्या होता है, इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है तो कितनी आएगी? कितनी आती थी? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट, इसी को क्या लिख देते थे? ऊपर लिखा हुआ है, बस ये बात लिख के बता सकते। ये बी क्या है? ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। या आप ऐसा सोचो, उस मटेरियल के अंदर
जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी। समझ में आए? मैंने आपको बताया था ना सोलेनोइड के अंदर क्या रखा हुआ है, मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया? ऑल दो सोलेनोइड के अंदर क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये मत समझना कि सोलेनोइड के अंदर है। मैग्नेटिक मटेरियल को सोलेनोइड से बाहर रखेगा तब भी मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर है, सोलेनोइड के अंदर नहीं। समझ में आया? ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज वेरी लार्ज। तो लार्ज क्यों है, लार्ज इसलिए है क्योंकि फॉर द सेम एच एम बहुत ज्यादा आता है। ये एम जो है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई? अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, ये फिर से आ गया और न्यूटन अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। एक मिनट, बार बार जो है ना ये, यस चलो चलो आवाज मत करो, देख देख लो। तो इसके कारण क्या होता है कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, मटेरियल के अंदर से फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा जाएंगी। तो इस केस में क्या होता है, ये जो मटेरियल है ये अपने अंदर से बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस पास होने देता है। ये कोशिश करता है कि इसके अंदर से, इस मटेरियल के अंदर से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो सके। बात समझ में आ रही है? बल्कि ये क्वेश्चन आया भी है और ये पूछा भी जा सकता है इस तरीके से। आपको ना 3-4 मटेरियल दे देंगे और अलग अलग केसेस में, वैसे 2 साल पहले आया भी है, ठीक है ना। इस केस में देखिए क्या होगा, अगर आपने ये मटेरियल लिया हुआ है, देखिए ये मटेरियल लिया हुआ है, ठीक है, तो इससे फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगी, मतलब अंदर से बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस जाएंगी। क्या बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना। 3 टाइप के मटेरियल बता दिए मैंने आपको। देखो, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक अपने अंदर से फील्ड लाइंस पास होने नहीं देता, ठीक है। पैरामैग्नेटिक होने देता है लेकिन कम होने देता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक बहुत ज्यादा होने देता है। तो कई बार डायग्राम आपको दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ कौन सा मटेरियल है, ठीक है ना, तो आपको पहचान लेना, आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पहचानना है। क्या बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए। ये बता दिए 8th, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर strongly attracted by the field. So in non-uniform field, it tends to stick to the poles. Field is strong, ठीक है ना। ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमेशा कहां से कहां जाते हैं, वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, क्योंकि खुद अगर प्रॉपर्टीज देखोगे ना पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तो ज्यादा अंतर नहीं होता है, ज्यादा अंतर नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। तो ये वीक टू स्ट्रॉन्ग जाते हैं और स्ट्रॉन्ग में भी कहां पे, मैग्नेट के पोल्स के आसपास, ठीक है ना। ये कोशिश करेंगे मैग्नेट के पोल्स के आसपास रह सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। आपको और से ये बताने की जरूरत नहीं है कि अ फेरोमैग्नेटिक पाउडर इज प्लेस्ड इन दी वॉच ग्लास प्लेस्ड ऑन 2 पोल पीसेस। अब जरा मुझे बताओ, मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, मुझे बताना जरा कौन सा मटेरियल कहां जाएगा। ये फिर हिल गया। इसका यहाँ पे था, वो कहाँ पे चले गया, स्टैंड रखा था ना, नहीं उठा के लेकर।
आवाज मत करो भाई। चलो बताओ जरा इसमें आप। मान लीजिए मैंने नॉर्थ एंड साउथ पोल लगा रखे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर जो है मैंने एक बाउल रख दिया, ठीक है। अभी नेट मैग्नेट रुक जा, अभी रुक जा, ठीक है। और इन्हीं को मैं थोड़ा पास लेके आ जा रहा हूँ, देखिए अभी। अब देखो, अगर आप नॉर्थ एंड साउथ पोल अगर आप देखोगे अभी, तो कहाँ रखे हुए हैं, थोड़े से ज्यादा दूर रखे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसमें एक फेरोमैग्नेटिक पाउडर रख दिया। फेरोमैग्नेटिक पाउडर क्या होगा, आयरन फिलिंग्स रख दिया वैसे, ठीक है। ये आयरन फिलिंग्स है। कौन मुझे बताएगा कैसा शेप लेंगी ये। मान लो ये आयरन फिलिंग्स रखी हैं ऐसे, ऐसा शेप लेंगे कि सेकेंड वाला, मतलब ये कोशिश करेंगी कि मैक्सिमम कहाँ जा सके, पोल्स के पास रखिए, ठीक है ना, ध्यान देना है। और जैसे ही पास रखे, अब पास कैसे रखेंगे, ऐसे पास रख दिया, ठीक है ना। तो ये कहाँ कोशिश करेंगी, दूर नहीं जाने की, ये कहाँ आएंगी बीच में, क्योंकि आपने क्या लिया है, पोल्स को पास लेके आ गए हो। तो पोल्स जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये कोशिश करेंगे कि सारी की सारी आयरन फ्लिक्स यहाँ आ जाए। तो ऐसा शेप ले लेते हैं। क्या बात आई समझ में। तो ये है बिल्कुल वैसा ही, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक जैसा ही है। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि जनरली क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में होते हैं। ऐसा क्यों है बता दूंगा अभी, ठीक है। सारे के सारे जो आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मिलेंगे वो किस फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं मिलते अभी बताऊंगा, उसका रीजन है। लेकिन हाँ, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक आपको तीनों स्टेट में मिल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आई। अच्छा, अब यहीं से फिर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड में क्यों नहीं मिलते। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आयरन है, तो आयरन किस स्टेट में मिलता है आपको, सॉलिड शेप में मिलता है। आपको लिक्विड फॉर्म में लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करने के लिए क्या करते हैं, हीट अप करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये देखो ध्यान देना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करना स्टार्ट कर देता है, दिख रहा है। ये तो देखो, ये है आपका आयरन आफ्टर मैग्नेटाइजेशन। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है ना। जैसे ही आप इसे गर्म करना स्टार्ट करते हो, अभी तो ये पूरा मैग्नेटाइज है, ये पूरा मैग्नेटाइज है देखो, ठीक है। जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ये ऐसा शेप लेने लग जाएगा। इसके जो डोमेन्स के एटम है वो क्या करेंगे, रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब तक ये लिक्विड फॉर्म में आए, ये अपनी सारी की सारी मैग्नेटिज्म लूज कर चुका हो। बात समझ में आई कि नहीं, इसलिए लिक्विड फॉर्म में मिलते नहीं है ये। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए देखो 10th प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज लिक्विफाइड इट लूजेस फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू हायर टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देंगे। तो आप बोलोगे कि सर क्या ऐसा रहता, ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया और मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में आ भी गया, तो क्या इसके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म बचा रहेगा, बचा रह सकता है। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो ये जो डोमेन है ना, ये खत्म होते जाते हैं, ये डोमेन खत्म हो जाएंगे। डोमेन में क्या था, डोमेन के सारे एटम एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइन थे। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते गए,
ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, लिक्विड फॉर्म में जैसे ही आया तो ऐसा हो सकता है कि ये डोमेन रहे ना, अब क्या बचे, बस एटम्स बचे। क्या एटम्स को मैग्नेटाइज किया जा सकता है? किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना अभी भी, अभी तो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं हटाई है, आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के रख रहे हो और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लेके आए। लिक्विड फॉर्म में अब क्या होगा, डोमेन खत्म हो गए सारे के साथ। डोमेन कब तक रह सकते हैं? जब तक सॉलिड। समझ में आया? डोमेन हो गए खत्म, लेकिन एटम तो है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो क्या होगा, एटम अभी भी अलाइन रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अब बताओ क्या बन गया फिर, एटम क्या बन गया, ये मटेरियल क्या बन गया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गया। तो यही चीज बताई जाती है, यही क्यूरी ने भी बताया था। क्यूरी ने बताया था कि अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को गर्म करना स्टार्ट करते हो तो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आई? उसको बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर, और ये हर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर आप आयरन की बात करूं तो आयरन का लगभग जो है 700 के करीब होता है। स्टील, बेसिकली स्टील की बात करते हैं क्योंकि स्टील से ही क्या बनाई जाती है, मैग्नेट बनाई जाती है ना। तो स्टील जो आप देखते हो ना, जो मैग्नेट दिखती है आपको, आप मैग्नेट लेके आते हो तो मैग्नेट जो है स्टील से बनाई गई है। अगर आप उसे 700 डिग्री तक गर्म कर दोगे तो क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट देखिए, अब यहीं से मैं लॉ बना रहा हूँ, क्यूरी लॉ। लेकिन ये क्यूरी के साथ वाइस नहीं बताया था, क्यूरी वाइस बल जाता है, ठीक है ना। देखिए अब क्या है, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे टीसी दे रहा हूं, क्यूरीज टेम्परेचर, और अगर आपसे कोई पूछ लेगी क्यूरीज टेम्परेचर क्या है तो क्या बोलोगे आप? इट इज द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक। समझ में आया? ध्यान से समझना, ये लॉ बहुत सिंपल है, पहले जैसा ही है, देखना अभी बता दूंगा, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक मटेरियल is converted, not ferromagnetic, converted into पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब ध्यान से समझना, अगर ये लॉ बनाना है तो ये लॉ जो है, अब किस में कन्वर्ट हो गया ये मटेरियल, मतलब आप ने टेम्परेचर बढ़ाते 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 मटेरियल का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिया, टीसी के इक्वल कर दिया, स्क्यूरी टेम्परेचर के इक्वल। अब जैसे ही टीसी पे किया तो क्या बन गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक के की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए अब मैं बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ किसका, और टेम्परेचर का, ठीक है। देखिए ये जो टेम्परेचर है, यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ, देखो ये है वो टेम्परेचर टीसी। तो ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ तब तब के लिए जब आपका टेम्परेचर टीसी से ज्यादा होगा, तभी के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि क्यूरीज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। बात आ रही है समझ में? यानी कि आपका टेम्परेचर टीसी से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो मटेरियल कहां पहुंच पाएगा, पैरामैग्नेटिक रेंज में पहुंच जाएगा। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टेम्परेचर। समझ में आया? तो देखो ग्राफ कैसा बन रहा है, देखिए ऑफकोर्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे
जब आपका टेम्परेचर टीसी के इक्वल होगा तो ससेप्टिबिलिटी कहाँ जा रही है? इन्फानाइट। बात समझ में आई? और जैसे जैसे आपका टेम्परेचर टीसी से एक्सेस बढ़ता जाएगा तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? जीरो के आसपास पहुंचेगी। तो देखिए क्या लॉ बना, क्या बना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टीसी। और टी माइनस टीसी क्या है? एक्सेस टेम्परेचर कंपेयर टू क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर से कितना ज्यादा एक्सेस। अगर क्यूरी टेम्परेचर के इक्वल है तो ससेप्टिबिलिटी कितनी हो गई? इन्फानाइट। बात समझ में आई? और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर टीसी से बढ़ता जाएगा, ये क्वांटिटी क्या होगी? और ससेप्टिबिलिटी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो घट रही है, देखो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्यूरीज वाइस लॉ है, ठीक है। ध्यान से समझना, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तीनों ग्राफ बता दिए, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ बताया ना तीनों मटेरियल के लिए। ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं बता दे रहा हूं आपको। अब तो पहला आपका किसका होगा? ऑब्जेक्टिव ही है ना, तो ग्राफ के ही क्वेश्चन पूछ लेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। 3 ग्राफ दे दिए, 3-4 ग्राफ दे दिए। ये 3 ग्राफ कौन बताएगा किस मटेरियल का कौन सा ग्राफ है? ये किसका है? अरे देख लो भैया, यहाँ पे देख लो। डाय मैग्नेटिक का। समझ में आ गया? ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, बताया था। पैरामैग्नेटिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सिस टेम्परेचर कंपेयर टू क्यूरीज लॉ, क्यूरीज टेम्परेचर। समझ में आया? तीनों ग्राफ याद रखने हैं आपको, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ बताओ जरा किसका है? एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। किसका है ये? नेगेटिव, नीचे जा रहा है, डायमैग्नेटिक का। देख लो देख लो, एम और एच का ग्राफ देखिए, ये किसका है? पैरामैग्नेटिक का। कैसा था? लीनियर था, बाद में सैचुरेट कर जाता है। अब आप बोलोगे कि सर फेरोमैग्नेटिक का कैसा होगा? ध्यान देना, फेरोमैग्नेटिक का भी ऐसा ही होता है, बड़ा होता है बहुत ज्यादा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है कि बनेगा तो ऐसे ही, लेकिन ये जो इसमें इसमें ध्यान देना, इसमें यहाँ पे पैरामैग्नेटिक में ये जो एम होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है। लीनियर ग्राफ होता है ये। कैसा ग्राफ है? ये नॉन लीनियर है, अंतर ये रहता है। इट इज अ नॉन लीनियर ग्राफ। ये लीनियर है पैरामैग्नेटिक के लिए। करता ये भी सैचुरेट है, ध्यान देना, मटेरियल सैचुरेट करता है, लेकिन इस ये स्ट्रिक्टली कैसा होता है? नॉन लीनियर, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, ये ग्राफ मुझे अभी बताना है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल
थोड़े से सिंपल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े से। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की खास बात क्या होती है? खास बात ये है, आप अगर उसे मैग्नेटाइज करोगे, एच बढ़ाओगे, देखिए एच बढ़ाओगे तो एम भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपने एच जीरो कर दिया, मान लीजिए आप यहां पहुंच गए, देखना ध्यान देना, यहां पहुंच गए आप, पूरा मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया और सेचुरेट कर गया। आपने सडनली एच को कर दिया जीरो, मतलब आपने बाहर की फील्ड क्या कर दी, हटा दी। तो कमाल की बात यह है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल इसी ग्राफ को फॉलो करता हुआ, जैसे इस ग्राफ को फॉलो करते हुए यहां पहुंचा था ना, उसी ग्राफ को फॉलो करते हुए कहां पहुंच जाएगा, मतलब डीमैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा नहीं करते। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा कुछ मैग्नेटिज्म अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, मतलब पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, अंतर ये है, ठीक है। और इसलिए मुझे ये ग्राफ अलग से बताना पड़ेगा। फेरोमैग्नेटिक के लिए आप फिलहाल तो यही याद रखोगे, लेकिन मैं पूरा ग्राफ बताने वाला हूँ अभी, पूरा। ये एक्चुअल में कर्व बनती है, इट इज अ कर्व। देखिए कौन सी कर्व है, इसको बोलते हैं हाइस्टेरिसिस कर्व। ये दिख रही है कैसी कर्व है? यही टॉपिक है एक्चुअल में, यही से अगर पूछा जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में अगर कुछ पूछा जाएगा तो ये ज्यादा पूछा जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। हाइस्टेरिसिस कर्व क्या होती है? किसी को पता है हाइस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पढ़ी कभी हाइस्टेरिसिस कर्व? नहीं पढ़ी। मैक्सिमम मटेरियल, दुनिया के जो मैक्सिमम मटेरियल है वो हाइस्टेरिसिस कर्व को फॉलो करते हैं, मैक्सिमम। छोड़ दो, लैगिंग बिहाइंड। यस, लैगिंग बिहाइंड। हाइस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है? लैग करना, पीछे रहना। अब क्या चीज पीछे रहती है? पीछे रहता है मैग्नेटाइजेशन का होना। जैसे आप ऐसे सोचो कि कोई चीज, आप ऐसे सोचो कि आप मैग्नेटाइज कर रहे हो, जितनी तेजी के साथ मैग्नेटाइजेशन होना चाहिए था उतनी तेजी के साथ हो नहीं पा रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या कर रहा है, लैग कर रहा है थोड़ा सा। और जब ऐसा होता है तो ध्यान देना, मटेरियल होता है बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए जब भी आप मैग्नेट बनाने की कोशिश करोगे, मान लीजिए आप घर पे ही मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहे हो, घर पे बन जाएगा। आपको बस क्या चाहिए, एक सोलोनाइट चाहिए। सोलोनाइट के अंदर क्या रखना है आपको, एक मैग्नेटिक मटेरियल, स्टील का पीस लेना, रख देना। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सोलोनाइट में आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सोलोनाइट की, म्यू नॉट एन आई। ये तो जनरली क्या होता है, आप एन बढ़ाओगे, बहुत ज्यादा रखोगे, आई भी बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। तो जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि जहाँ पे मैग्नेट बनती हैं उसमें बहुत मोटी मोटी कॉइल्स होती हैं, बहुत मोटी सोलोनाइट रहती है, लेकिन सोलोनाइट की जो कॉइल रहती है जिससे वो बनी रहती है वो काफी उसका क्रॉस सेक्शन काफी मोटा होता है। ऐसा क्यों होता है बताएगा कोई? रेजिस्टेंस कम रहेगा, जितना ज्यादा सोलोनाइट का क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहता है उसका उतना ही ज्यादा एरिया हो गया। देखिए लेंथ तो आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को ज्यादा रखने की कोशिश करोगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा। फॉर द सेम लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा। एक टर्न दोगे तो कितनी लेंथ होगी, 2 पाई आर। मान लो 30,000 टर्न दे दिया आपने एक ही जगह पे, इतनी लेंथ पे, तो कितनी बड़ी लेंथ होगी, कितना बड़ा वायर यूज करोगे। तो अगर आपने पतला यूज किया तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्या होगा,
बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी ये वायर अगर आपने पतली वायर यूज। देखिए आपको ये तो पता है कि जो कॉपर वायर आती है, अगर आप कॉपर वायर से बनाना चाहते हो तो कॉपर वायर जो है अलग अलग विड्थ की आती है, गेजेस बोलते हैं उन्हें, समझ में आया? एक तो बहुत पतली होगी, ठीक है, जो जनरली कहाँ यूज होती है, आपके वायर्स में यूज होती है, ठीक है। अगर आप गेजेस बढ़ाते जाते हो, गेजेस बढ़ाते जाओगे, आपको इतनी मोटी मिल जाएगी, इतनी मोटी मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसा सोचो, आपने इतनी मोटी वायर यूज की, क्रॉस सेक्शन बता रहा हूं, तो फॉर लेंथ तो है ही ज्यादा, अब रेजिस्टेंस आपको कैसा रखना है, कम रखना है ना, तो आप क्या करोगे, क्रॉस सेक्शन मोटा रखोगे काफी, जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाए। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो अगर आपने बैटरी अप्लाई की, बैटरी लगा दी, तो करंट आपको क्या मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जितना ज्यादा करंट, उतनी ही सोलेनोइड जो है अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही आप अंदर क्या रखोगे, आपने एक स्टील की रॉड रख दी, थोड़ी देर के रखो और उसे बाहर निकाल लो बस, तो अपने आप क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। ये प्रोसेस होता है। क्या बात आई समझ में? उसके बाद आप कैसा भी शेप देते रहो उसे, ठीक है ना, आप सीधा भी बेच सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, जैसे मेनली जो स्पीकर्स में यूज होती हैं, सर्कुलर शेप दे सकते हो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बताइए समझ में? yes, तो ये कर्व जो है इसी चीज को एक्सप्लेन करती है, हाइस्टेसिस लूप बोलते हैं इसे, ठीक है। हाइस्टेसिस मतलब होता है लैग करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कर्व कैसी है ये, कर्व बनती कैसे है, ध्यान देना। आप, मैंने अभी आपको बताया आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सोलोनाइट लेना है, ठीक है। सोलोनाइट में आपको क्या दौड़ाना है, करंट दौड़ाना है, ध्यान से समझना है। वो तो अभी सो रहा है, अरे भाई जब बड़ी दिक्कत है यार, है ना, स्टूडेंट्स के साथ। अब बिगड़ने की बात नहीं है ना, सोने की बात नहीं है, सोना तो शरीर का काम है, शरीर तो ज्यादा ऑब्वियस सी बात है ना, कोशिश तो यही करता है कि भैया जितनी, हाँ, होता है ना ऐसा। हमारे कॉलेज में एक हमारे सीनियर थे, फोर्थ ईयर में, जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था सोने का, 2 दिन तक सोए वो, और हमें लगा घर चले गए, अंदर से जो है ना कुंडी बंद करके सो गए 2 दिन कंटिन्यू, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं किया, वो अंदर ही बैठे रहे, पता नहीं अंदर ही करते हो जो भी करना हो। हमें लगा कि यार घर चले गए, 2 दिन बाद निकल रहे हैं। उस समय हमारे टाइम पे ये फोन नहीं हुआ करता था, ये 2015 की बात है, सॉरी 2005 की, 6। हाँ उस समय फोन नहीं, वैसे फोन नहीं हुआ करते, तो वो देखा ना आपने, कौन सा नोकिया वाला आता था 1100, वो वाला हुआ करता था, उसमें कुछ नहीं चलता था। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? सर वो गेम रहती है उसमें, वो डायमंड कैसे ब्रेक करते हैं। अरे हाँ वो डायमंड है, बाउंस भी है, तो कितना अच्छा लगता है ना। अब ये कन्वर्सेशन जो है चलती रही है, 5-5 6-6 घंटे चल सकती है, अच्छा लगता है मुझे, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था एक्चुअली कॉलेज। वो प्रॉब्लम ये नहीं है ना, सोसाइटी ऐसी नहीं है, अगर सोसाइटी ऐसी हो जाए तो मजे आ जाए फिर तो, है ना? कहाँ पढ़ाई लिखाई, चलो ध्यान दो, अपने हिसाब से नहीं चल सकते आप, है ना, अपने हिसाब से नहीं चलते, अपने हिसाब से चलोगे तो क्या होगा, क्या होता है,
100 बच्चे निकले, ठीक है, अपने हिसाब से चले, अपने हिसाब से, वैसे अपने हिसाब से कोई चलता नहीं है, ठीक है, और अपने हिसाब से चलोगे तो एक दो को ही सो कॉल्ड सक्सेस मिलती है, ठीक है। 98 क्या है, जो 98 है वो क्या है, चूहे, चूहे हैं 98, समझे, रैट रेस से, ठीक है ना। तो जो पहला चूहा होगा वो जीत जाता है, दूसरे वाला भी जीतता है, ऐसा नहीं है, तीसरे वाला भी जीतता है। हाँ, लेकिन अगर आप 98 में देखोगे तो आप बोलोगे कि सर चलो 10-20 की बात कर लेते हैं, पहले 10-20 वो जीत जाते हैं। अगर आप आगे 40वें नंबर पे तो क्या होगा, हाँ, तो आपको लगेगा मैं तो जीत गया, है ना। लेकिन जब आप कंपनीज में जाओगे या कुछ करने जाओगे तो वो घास नहीं डालते, समझ में आएगी नहीं। तो या तो वो दो बन जाओ, तो 100 में से जो दो निकले, या तो वो निकल जाओ, वो बन जाओ। या अगर 98 है, 98 में या तो बहुत आगे रहो या बहुत पीछे। पीछे वाले कमाल होते, पता नहीं तेरे को, पीछे वाले बैक बेंचर, तो पीछे वाले होते हैं ना, क्या होता है ना, हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो सबसे अमीर आदमी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो सबसे गरीब है उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया, गरीब को भी एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके पास पैसा ही नहीं है उसके लिए तो क्या है, उसको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, बस उसका काम चल जाता है। समझ में आएगी नहीं, उसे कुछ चाहिए नहीं जीवन में। आपने देखा है, अगर आप यूपी साइड जाओ, वैसे तो यहाँ पे भी होता है, घर बनाते हैं ना, घर बनाते हो तो वो आते हैं, मिस्त्री आते हैं, मिस्त्री अपने साथ में जो है 5-6 मजदूर रखता है, बच्चे तो ना रखते हैं, मजदूर रखते हैं। तो वो ना दिन का कमाते हैं, पता है, उन्हें दिन का जो है मान लो 400-500 रुपये मिल गया, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 400-500 रुपये में जो है उसे कोई लाइफ में कुछ मतलब ही नहीं है, उसे तो भैया मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वो आराम से चल रहा है, उसके दिमाग में कोई टेंशन, टेंशन नहीं है तो कोई बीमारी नहीं है। समझ में आया, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। और जो अमीर आदमी है, वैसे तो अमीर आदमी के साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप यही मान के चलो कि अमीर आदमी के पास पैसा बहुत ज्यादा है तो उसके पास भी कोई बीमारी नहीं है, उसे कोई मतलब ही नहीं है सब चीजों। ये जो बीच में फंसे रहते हैं ना लोग, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास, ये बेचारे फंसे रहते हैं, पूरी पूरी जिंदगी इनकी ऐसी निकलती है। समझ में आएगी नहीं, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इससे बाहर निकलो। ये जो ऐसे बैठ के ऐसे देखना कि यार ये क्या चल रहा है, तो कुछ होता नहीं है, कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, या तो साधु बन जाओ और क्या। चलो देख लो, देखो आपने सोलोनाइट के अंदर क्या किया है, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखा, ठीक है, और इसमें करंट दौड़ा दिया है। अभी ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, करंट को कैसे दौड़ा रहा हूँ, दिख रहा है आपको, ये करंट ऐसे होता हुआ ना किस डायरेक्शन में आ रहा है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद क्या करूंगा, डायरेक्शन चेंज करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ध्यान देना, ये जो करंट आप दौड़ाओगे सोलोनाइट के अंदर, तो सोलोनाइट के अंदर ध्यान देना, सोलोनाइट के अंदर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है, ये सोलोनाइट के अंदर है, ध्यान देना कितनी आएगी, μ0 Ni, और आपको पता है Ni क्या होता है, H, याद रखना है, ठीक है ना। अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा तो किस किस के बीच में बनता है, 2 ग्राफ बनते हैं इसमें, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक ही ग्राफ दिखाया क्योंकि मुझे एक ग्राफ मिल गया था, ठीक है ना।
तो ग्राफ दोनों मिल जाते हैं, लेकिन एक ही ग्राफ से दूसरे को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सोलोनाइड की मैग्नेटिक फील्ड है जो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, एच पे। जितना ज्यादा एन, जितना ज्यादा आई, उतना ज्यादा एच। बात समझ में आई? अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज करेगा, समझ में आया? और मैग्नेटाइज करेगा तो उस मटेरियल के अंदर क्या आता जाएगा, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एम, तो आप क्या बताओगे, एम क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और उसे आप म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगी, बी। बट ध्यान देना ये बी कौन सा है ना, ये सोलोनाइड को हटा के, तो इसको मैं क्या नाम दूं, वैसे तो बी लिखा रहता है बुक में, बी लिखा रहता है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड सम ऑफ सोलोनाइड प्लस मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, किसका है, सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल का। बात समझ में आया? तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूं, देखना देखना, मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैं पहले से लेते आ रहा था। आया समझ में? अच्छा, तो जैसे जैसे आप एच बढ़ाओगे, एच बढ़ाने का तरीका क्या है, आई बढ़ाओ या एन बढ़ाओ। जनरली बढ़ाने का तरीका क्या रहता है, आई बढ़ा लो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो फिक्स हो जाती है, एक बार आपने जितनी ले ली वो फिक्स है। लेकिन हाँ, आप करंट बढ़ा सकते हो, करंट बढ़ाया घटाया जा सकता है, क्या कर लेना, रियोस्टेट लगा देना। इसमें आपने क्या लगा रखी होगी, एक बैटरी लगा रखी होगी ना, तो यहां बस आपको क्या करना है कि रियोस्टेट लगा देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करते रहो, करंट चेंज होता जाएगा, बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, डिपेंड करेगा, ठीक है। और करंट के बढ़ने घटने से क्या होगा, आप एच को चेंज कर सकते हो। अब जैसे जैसे एच चेंज होगा, मान लो एच बढ़ाया आपने, करंट बढ़ाया, एच बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे तो एच बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो क्या, मटेरियल मैग्नेटाइज करेगा, करना स्टार्ट होगा ना। किस डायरेक्शन में होगा बताएगा कोई, फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, सोलोनाइड की मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिख रही है ना, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटाइज होना स्टार्ट कर जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ बनाओ, कैसा, किसके बीच में ग्राफ बनेगा बताओ, किस किसके बीच में, एच या तो एम, ध्यान देना, एच और एम, या एच और बी, इन दो के बीच में ग्राफ बनता है, एच और एम। ध्यान देना, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्राफ बिल्कुल वैसा ही दिखता है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एच और एम के बीच में, एच और बी के बीच में, ठीक है ना, बात समझ में आई? अच्छा, कैसा बनता है, अभी बताया था कैसा बनेगा, मैग्नेटाइज होता जाएगा, एच बढ़ाते जाओ, ठीक है ना। तो जब मैं एच इस डायरेक्शन में ले रहा हूं, ध्यान देना, तो वो क्या है, पॉजिटिव। तो जैसे जैसे आप एच बढ़ाते जाओगे, एम बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, यहां तक, और सैचुरेट कर गया, क्लियर हुआ यहां तक? अब सडनली मैंने क्या किया, मैंने एच को कर दिया 0 सडनली। तो कमाल की चीज ये रहती है कि मटेरियल डीमैग्नेटाइज करेगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं करता। तो ये क्या करता है, ग्राफ कुछ ऐसा लेता है, देखिए ऐसे, ये इस ग्राफ को फॉलो नहीं करेगा, जैसे पैरामैग्नेटिक क्या करता है, इसी ग्राफ को फॉलो करते हो जाता है, ये क्या करेगा, ऐसे फॉलो करेगा। अगर इसी ग्राफ को फॉलो करता जैसे पैरामैग्नेटिक कर रहे थे, तो अगर H0 तो MB0 हो जाता, यानी कि मटेरियल पूरी तरह क्या हो जाता, डीमैग्नेटाइज कर जाता। यहां बड़ी कमाल की चीज है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं, जैसे ही आप H0 करते हो तो इसका M0 नहीं हो पाता, मतलब इसके अंदर क्या बच गया, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बच गया, इसी को बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। बात समझ में आई? और इसी को क्या बोला जाता है, एक नाम दिया जाता है रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर मैं आपसे पूछ लूं, कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज रिटेंटिविटी,
ऑफ द मटेरियल, तो आप क्या बोलोगे? ये है वो रिटेंटिविटी। देखिए इसी को क्या बोल दिया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। आया समझ में? या इसी को क्या बोला जाता है, रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रिटेंटिविटी क्या होती है, रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is suddenly becomes zero, the residual magnetism left in the material is called retentivity. इसलिए तो क्या होता है, मटेरियल जो जैसे ही आप बाहर निकालोगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आपने कहाँ रखा, सोलोनाइट के अंदर रखा, ठीक है, और बाहर निकाल दिया थोड़ी देर बाद, क्या ये पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज हुआ? नहीं हुआ। समझ में आएगी नहीं? क्या बची रहेगी, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी। ये क्या हो गया, एक तरीके से मैग्नेट बन चुका है। क्या बात आई समझ में? यहां लिख रहा हूं, ठीक है, रिटेंटिविटी क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो मैं लिखवा रहा हूं दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, और हमें ऑलमोस्ट हर एक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रिटेंटिविटी पता है। बात समझ में आई? तो क्या है रिटेंटिविटी? द रेजिडुअल magnetism left in the material when the external magnetic field becomes zero. समझ में आया? इसकी यूनिट क्या होगी बताएगा कोई? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के इक्वल है। अरे है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ही ना, तो ए बाय एम भी हो सकती है, या कई बार क्या हो सकता है, टेस्ला भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि ग्राफ किसके बीच में बनता है। समझ में आया? आया यहां तक कि नहीं आया समझ में? ठीक है, ये पूरा ग्राफ नहीं है, पूरा नहीं बना, ध्यान देना, भी पूरा बनाऊंगा। अब मैंने एक चीज सोची, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मतलब मैंने अभी मटेरियल को बाहर नहीं निकाला, ध्यान देना, मैंने अभी मटेरियल को बाहर नहीं निकाला है। मैं चाहता हूं कि ये जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है ये खत्म हो जाए। कौन बताएगा मुझे क्या करना पड़ेगा? हीट कर दो। सबसे पहला तरीका क्या है, आप हीट कर दो, ये है ना। लेकिन ध्यान देना, आप हीट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको करंट के साथ ही काम चलाना है। तो मैंने एक चीज सोची, ये जो मैग्नेटिज्म था ये इस तरफ था ना, ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इस तरफ था। तो मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं क्या करूं कि अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं। ये जो सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड है यही अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं। बात समझ में आई? हाँ, मतलब आपको एच उल्टा करना पड़ेगा। एच उल्टा कैसे करो, करंट की डायरेक्शन को क्या कर दो, चेंज कर दो। क्या बात आई समझ में कि नहीं आई? तो करंट की जैसे ही आपने डायरेक्शन चेंज की, ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, यहाँ समझ लो सब कुछ, ठीक है ना। जब जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो एच अब किस तरफ हो गया, पहले एच था इस तरफ, अब एच हो गया इस तरफ। तो एक ही जगह बनाया जाता है पूरा ग्राफ, अलग बनाने की जरूरत। क्या बात आई समझ में? तो ध्यान दो, अब ध्यान दो, मैं एच बढ़ा रहा हूं। तो अब क्या होगा, पहले तो ये बता देता हूं कि ये जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म था ये आया क्यों था, ठीक है। देखिए क्या आया, किस लिए आया था, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड जीरो की थी तो कुछ डोमेन ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, रैंडमाइज नहीं हुए। कुछ डोमेन रैंडमाइज हो गए, लेकिन कुछ डोमेन क्या हो गए, अभी भी इसी डायरेक्शन में। बात समझ में आई? जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन की, इस डायरेक्शन में कर दी, तो क्या होगा, अब ये डोमेन क्या होंगे, रोटेट होना स्टार्ट करेंगे। क्या बात आई समझ में? तो क्या कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये डोमेन भी रैंडमाइज कर जाएंगे थोड़ी देर बाद? अरे भाई घूम रहे हैं ना, तो एक डोमेन शायद ऐसे घूमेगा, दूसरा ऐसे घूमेगा, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये सब भी रैंडमाइज हो जाएंगे।
तो उस समय नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, या नेट मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ध्यान देना कैसा ग्राफ बनेगा, आगे बना रहा हूँ, एच में कर रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ग्राफ आप ऐसे जाएगा, देखिए आया, देखिए क्या हो गया अब यहाँ पे, जीरो। नेट मैग्नेटाइजेशन कितना हो गया, जीरो। बात समझ में आई, इतना दिख रहा है ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड लगी टू मेक दिस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो। या बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं, इतनी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगी टू डीमैग्नेटाइज दिस मटेरियल। इसको बोला जाता है क्योरसिविटी। क्या बोला जाता है, क्योरसिविटी ऑफ द मटेरियल। ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्योरसिविटी क्या होती है, तो आप क्या आंसर करोगे, इट इज दी, हाँ, या ऐसा लिख सकते हैं, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन टू रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के अपोजिट डायरेक्शन में है ये, और इसका काम क्या है, हाँ बेसिकली रिटेंटिविटी को जीरो। आप बोलोगे टू डीमैग्नेटाइज दिस मटेरियल कंप्लीट, ठीक है। सो इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन टू रेजिडुअल मैग्नेटिज्म टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल कंप्लीटली। आया, मतलब आप क्या कर सकते हो, आपको मैंने अगर ये ग्राफ दे दिया, ये हाइस्टेसिस लूप दिखा दी, आप झट से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, दो चीजें तो हमेशा फाइंड आउट कर पाओगे, क्या, रिटेंटिविटी और क्योरसिविटी। ये आप फाइंड आउट कर लोगे। क्या बात आ रही है समझ में, आया यहां तक समझ में। मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, ये ग्राफ देखिए, ये दिख रहा है सभी को ग्राफ, दिखा रहा हूं मैं बस, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इसमें रिटेंटिविटी और क्योरसिविटी कैसे फाइंड आउट करोगे। देखिए यहाँ अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं, बताओ रिटेंटिविटी कितनी है, 3 टेस्ला, या 3 × 10⁻⁻⁶ एम्पियर पर मीटर, यूनिट कुछ भी हो सकती है। ये क्या होगी आपकी क्योरसिविटी। क्या बताइए यहाँ पे समझ में कि नहीं आई, ठीक है। चलिए अब बताओ क्या होगा, इसके आगे बताओ। अब जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाते जा रहा हूँ, करंट बढ़ाते जा रहा हूँ, अभी करंट मैं और बढ़ा रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान देना, अपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या होगी, एच और बढ़ती जाएगी। तो अब क्या होंगे, डोमेन अपनी डायरेक्शन चेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे हो ये लैग नहीं कर रहा, वो छोड़ दो, कुछ नहीं है, ये लैग कर रहा है ना। एक्चुअल में क्या होता है ना, कुछ लोग सुधरते नहीं है, छोड़ दो, बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे। देख उसने लिख दिया है यहाँ पे, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, किसने, मैंने है, नहीं इरेज नहीं कर सकते, किसी ने लिख दिया है, ठीक है चलो छोड़ दो, छोड़ दो, रहने दो, वो छोड़ दो। अरे ठीक है ना, उधर भी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब ध्यान दो, अ, देखिए आप एच बढ़ा रहे हो, आप अपोजिट डायरेक्शन में एच बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में एच कैसे बढ़ाओगे, जो करंट था जो अब राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, आप उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता जाएगा, मैग्नेटाइज करता जाएगा। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखिए
मैग्नेटाइज हो रहा है, बात आ रही है समझ में? एम नीचे की तरफ बढ़ रहा है, देखिए अब एम भी नेगेटिव हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मैग्नेटाइजेशन अब अपोजिट डायरेक्शन में। और थोड़ी देर बाद क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। कुछ आया समझ में? अब यहां तक सेचुरेशन आ गया, ये सेचुरेशन है देखिए। अगर इसे यहां बनाना चाहूं तो ये सेचुरेशन आ जाएगा। इतना ही मैग्नेटाइजेशन आ सकता है अपोजिट डायरेक्शन में। ये पूरा मैग्नेटाइज हो चुका है, समझ में आया? ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या होगा, जैसे ही मैं अब फिर से करंट को जीरो करता हूं, करंट को जीरो करूंगा, तो अब क्या होगा, ये क्या ये वाला ग्राफ लेगा? नहीं, अब क्या होगा, ये ऐसा ग्राफ लेगा, देखिए। कैसा ग्राफ ले रहा है? तो अभी भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, लेकिन ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अब ये है, देखिए है ये उतना ही, ध्यान देना, जितना ऊपर था ना उतना ही नीचे होगा। तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म तो उतना ही रहता है, रिटेंटिविटी उतनी ही रहती है, लेकिन अब रिटेंटिविटी अपोजिट डायरेक्शन में, बस और कुछ नहीं। या आप ऐसे सोचो, ये जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बचा हुआ है ये अपोजिट डायरेक्शन में बचा हुआ है। क्या बात आई समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ? अब क्या करूं, फिर से करंट की डायरेक्शन को क्या कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं, और करंट को बढ़ाना स्टार्ट करता हूं। करंट बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा, तो अब देखिए क्या होगा, ये ग्राफ यहां तक तो था, अभी ऐसे लेगा, देखिए स्ट्रेट नहीं है, सब कुछ नॉन लीनियर है, वो दिखता है वो, ठीक है ना। हाँ, आप बोल सकते हो कि स्ट्रेट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन ये जनरली नॉन लीनियर रहता है। तो ये क्या है अब, क्योरसिविटी। जैसे इस साइड थी ना क्योरसिविटी, इस साइड है, वैसे ही इस साइड आ गई क्योरसिविटी आ गई। क्या बता रही है समझ में? अब क्या होगा, अब फिर से क्या करोगे आप, करंट बढ़ा रहे हो, एच बढ़ रहा है, तो ये मैग्नेटाइज होगा, और मैग्नेटाइज होता 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 सैचुरेट हो जाएगा। एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब दूसरी साइकिल फिर से आई को क्या करते रहो, चेंज करते रहो, तो फिर क्या होगा, यही पाथ लेता रहेगा, ऐसे ऐसे। अगली साइकिल के फिर ये, फिर अगली साइकिल के लिए, मतलब अगर आप एक ऑल्टरनेटिंग करंट लगा देते हो उसके अंदर, ऑल्टरनेटिंग मतलब जो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, सोलोनाइड के अंदर आपने एक ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दिया, समझ में आ रहा है? तो करंट क्या होगा, पहले ऐसे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे, मतलब लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट अप, ये चलता रहेगा उसके अंदर। तो मटेरियल के साथ क्या होता रहेगा, मैग्नेटाइज डी मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डी मैग्नेटाइज, यही होता रहता है। हाँ, इससे फायदा कुछ नहीं होता, इससे फायदा कुछ नहीं हुआ। जब भी आपको एक मैग्नेट बनानी है, तो आप पूरी साइकिल का तो यूज करोगे नहीं। आपको तो क्या करना है, आपको मैग्नेट ही तो बनानी होती है ना बेसिकली। अगर आपको मैग्नेट बनानी है तो आप क्या करोगे, यहां तक बढ़ाओगे, एच को बढ़ाओगे यहां तक, दिख रहा है सभी को, और एच को क्या कर दो, जीरो कर दो। बात समझ में आई? और जीरो भी नहीं करोगे तो क्या करना है आपको, मटेरियल को बाहर निकाल लेना है, बस ये अपने आप मैग्नेट बन के तैयार होगी। क्या बात आई समझ में? तो अब आप बोलोगे कि सर इस पूरे ग्राफ का यूज क्या है, ये बनाया क्यों? फिर जब आप मैग्नेट ही बना रहे हो, और आपका मैग्नेट बन के जो है तैयार होगी, तो आप ये क्यों बना रहे हो? देखिए क्या होता है, सिर्फ दुनिया में मैग्नेट ही नहीं होती, बहुत चीजें आप करते हो। जैसे ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर बनाते हो, फिर और क्या होता है, जनरेटर्स होते हैं। तो जनरेटर्स हो गया या ट्रांसफॉर्मर हो गया, तो उसमें आप क्या यूज करते हो, जनरली सॉफ्ट आयरन यूज करते हो। क्या यूज करते हो, ये बताऊंगा कि सॉफ्ट आयरन क्यों यूज किया जाता है। जब आप जनरेटर, बेसिकली आप अगर आप जनरेटर बनाते हो, ऑल्टरनेटिंग ट्रांसफॉर्मर लो, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर हर जगह लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो ट्रांसफॉर्मर का यूज है, देखा ना, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं। कॉलोनी का एक ट्रांसफॉर्मर रहता है, फिर एक सर्किट हाउस का ट्रांसफॉर्मर रहता है, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर सॉफ्ट आयरन यूज होता है, और ट्रांसफॉर्मर के अंदर बेसिकली क्या जाता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट जाता है।
डीसी नहीं जाता, डायरेक्ट करंट नहीं जाता है। समझ में आया कि नहीं? अगर ऑल्टरनेटर के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है और उसके अंदर सॉफ्ट आयरन लगा हुआ है, तो सॉफ्ट आयरन क्या होगा? मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, यही होता रहेगा। जब ये होता है तो ध्यान देना, ये लूप बनती है, हाइस्टेसिस लूप बनेगी। और कमाल की चीज है कि जितनी मोटी हाइस्टेसिस लूप होती है उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे ध्यान देना इस चीज को कि देखा गया है, ठीक है ना, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना, हमें सारे मटेरियल्स के हाइस्टेसिस लूप पता है। अगर मैं आपको सॉफ्ट आयरन का हाइस्टेसिस लूप बना के दिखाऊं तो देखिए सॉफ्ट आयरन का कैसा बनता है। ये सॉफ्ट आयरन का बना रहा हूं, ठीक है, देखना जरा कैसा है। दिख रहा है? ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन का हो गया। और अगर मैं स्टील का बनाऊं तो स्टील का देखिए कैसा होता है। ये स्टील का है और ये सॉफ्ट आयरन का है। हम बेसिकली इन दोनों मटेरियल्स की बात करेंगे। ठीक है? तो आप सोचो, अगर आपसे कोई पूछ ले मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर स्टील यूज करोगे कि सॉफ्ट आयरन, तो आप क्या आंसर करोगे? क्यों स्टील क्यों नहीं यूज करोगे? ये देखिए इसका जो कर्व है ना, हिस्टेरेसिस कर्व है, ये काफी मोटा है। इधर ध्यान दो भाई, काफी मोटा है। बात आ रही है समझ में? जितना ज्यादा मोटा होगा, जितना ज्यादा मोटा होता है हिस्टेरेसिस जो लूप है, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है एक साइकिल में। एक साइकिल में अगर मटेरियल का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लोगे तो उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज्यादा होगी। तो समझ में आया मैंने क्या बोला? तो बेसिकली ये एरिया अंडर हाइस्टेरेसिस लूप ये आपको क्या देता है? हीट देता है, लेकिन ये कौन सी हीट है ये लिख लो, ये एरिया अंडर हाइस्टेरेसिस लूप ये आपको क्या देता है? ध्यान देना, ये मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पे आपको याद रखना है, ठीक है ना। हीट लॉस पर यूनिट मीटर क्यूब पर यूनिट साइकिल। आया समझ में? मतलब पूरे मटेरियल का अगर आप एक छोटा सा पार्ट लेते हो, कितना? 1 मीटर क्यूब। तो ये पूरा जो ग्राफ है, पूरा जो आपने लूप बनाया है, इसका जो एरिया है ये आपको क्या देगा? एक साइकिल में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट लॉस हो रही है बेसिकली, ये हीट प्रोड्यूस नहीं। आप ऐसा सोचो, ये हीट कहां जा रही है? अब ये हीट आई कहां से? अब दिमाग में आना चाहिए। बेसिकली एनर्जी कहां से आ रही थी? सोलोनाइट दे रहा था, सोलोनाइट में करंट दौड़ाया था ना, रेजिस्टेंस के कारण ही आ रही है। लेकिन आप ऐसे सोचो, यहाँ पे उस जो रेजिस्टेंस वाला लॉस होता है वो उसे बोलते हैं कॉपर लॉस, वो अलग है। ये हाइस्टेरेसिस लॉस है, ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के कारण है हीट का लॉस। अगर आप कोई भी मटेरियल लेते हो, मैग्नेट आपने ऐसे जो है ना एक सोलोनाइट ली, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया? एक स्टील का मटेरियल डाल दिया, उसे डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज करते रहो, गर्म हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो मैग्नेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप सीधा ही आप अगर आपने सोलोनाइट लिया और उसको अंदर आपने मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, तो ये मैग्नेटाइज तो कर जाएगा, गर्म भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और गर्म होता है तो क्या होता है? डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये सोलोनाइट में करंट दौड़ा के आपने मटेरियल नहीं रखना होता, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पूरे को टेम्परेचर यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा इस पूरे इन्वायरमेंट का। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी चाहिए होता है जो टेम्परेचर को क्या करे? मेंटेन करके रखे। रूम टेम्परेचर, अगर आप रूम टेम्परेचर बना रहे हो तो रूम टेम्परेचर रख सके, अदरवाइज ये तो मटेरियल बहुत गर्म होता जाएगा। और मैं गर्म होगा, बाहर निकाला, पता लगा जैसे ही आप बाहर निकाल रहे हो इतना ज्यादा गर्म है, मैग्नेटाइज हुआ ही नहीं, डीमैग्नेटाइज ही हो गया एक साथ। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो इसकी ग्राफ की जो है ना प्रॉपर्टीज अभी हम देख लेंगे। आप मुझे बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो स्टील के लिए क्या करते हैं? स्टील कहाँ यूज होता है बेसिकली?
स्टील हम कभी भी जनरेटर्स और जनरेटर ट्रांसफार्मर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, और ऑल्टरनेटिंग करंट आता है तो क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करेगा, और अगर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, और ये हीट आ कहां से रही है, ये तो एनर्जी है ना बेसिकली, ये एनर्जी आई कहां से, ये बेसिकली आई जो आपने सोलोनाइट को करंट दिया था ना, सोलोनाइट में जो करंट दिया था वो करंट अपने आप नहीं आया था, वो बैटरी से आ रहा था, और बैटरी के अंदर क्या स्टोर रहती है, एनर्जी, तो बेसिकली बैटरी दे रही थी, कोई सोर्स लगा होगा वो दे रहा था ये एनर्जी, उस एनर्जी का कुछ पार्ट कहां चले गया, हीट के अंदर, हीट लॉस में बाहर चले गया, तो आप कोशिश क्या करोगे इस हीट लॉस को कम से कम रखने की। तो मुझे बताओ स्टील यूज करूं कि सॉफ्ट आयरन यूज करूं, सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का जो एरिया है ये बहुत कम है, देखो समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन हाँ एक चीज पता चल रही है आपको ग्राफ से, एक चीज पता चल रही होगी, अगर मैं आपसे को दोनों ग्राफ दिखाऊं तो आपको एक चीज पता चल रही होगी, मुझे बताओ रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा है, सॉफ्ट आयरन की ज्यादा है। मतलब सॉफ्ट आयरन क्या होता है, अगर आपने स्टील को रखा, ध्यान देना, स्टील को रखा, सॉफ्ट आयरन को रखा, बाहर निकाला, ठीक है, बताओ किसमें ज्यादा मैग्नेटिज्म लेफ्ट रहेगा, सॉफ्ट आयरन में। रिटेंटिविटी जनरली क्या होता है, सॉफ्ट आयरन की ग्राफ से पता चल रही है हाइस्टेसिस लूप से, रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की क्या है, काफी ज्यादा है, समझ में आया। लेकिन क्योरसिविटी के बारे में बात करो, देखिए स्टील की क्योरसिविटी बहुत ज्यादा है, अरे आवाज मत करो, इधर ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ पे लिख रहा हूं ये, so CS is lesser than, आवाज मत करो, ये क्योरसिविटी होती है, और रिटेंटिविटी देखिए क्या होगा, क्या बात आई समझ में। अच्छा इससे क्या फायदा है, अगर रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन कम है स्टील के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, क्या एडवांटेज मिलता है, मैग्नेटाइज तो कौन ज्यादा होगा, सॉफ्ट आयरन की स्टील, सॉफ्ट आयरन, क्योंकि रिटेंटिविटी ज्यादा थी सॉफ्ट आयरन की, लेकिन क्योरसिविटी किसकी ज्यादा है, स्टील की। तो अब मुझे बताओ स्टील को बाहर निकालूं और सॉफ्ट आयरन को बाहर निकालूं, क्योंकि क्योंकि क्योरसिविटी स्टील की क्या है, ज्यादा है, तो स्टील क्या होगा, डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीमैग्नेटाइज होने के लिए उसे किसकी जरूरत है, एक मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, और वो मैग्नेटिक फील्ड कम है कि बहुत ज्यादा है, अरे कम नहीं है, ज्यादा है, स्टील में बहुत ज्यादा है, समझ में आया। सॉफ्ट आयरन में क्या है, कम है, बहुत कम है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे ही आप सॉफ्ट आयरन निकालोगे ऐसे बाहर रखोगे, यहाँ क्या है, ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही क्या कर देगी, उसे डीमैग्नेटाइज कर देगी सॉफ्ट आयरन को, समझ में आया। स्टील को नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्टील को जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में वो अर्थ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो स्टील क्या बन गया, एक परमानेंट मैग्नेट, समझ में आया। इसलिए स्टील को कहां यूज किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट में, समझ में आया। सॉफ्ट आयरन को कहां यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, समझ में आया कि नहीं आया। कोई कोई आपसे पूछ ले तो आपको बताना आना चाहिए, क्या बताइए समझ में। यहां तक आया, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। बस आपको एक चीज और याद रखनी है, मेरे ख्याल से ग्राफ आपका आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। बस आपको एक चीज का याद रखना है कि अगर आपको M और H के बीच में ग्राफ दिया और B और H के बीच में ग्राफ दिया, तो ग्राफ तो सेम बनता है, और दोनों ग्राफ क्या देते हैं,
हीट लॉस पर यूनिट साइकिल पर मीटर क्यूब, दोनों देते हैं। बात आ रही है समझ में? लेकिन कन्वर्ट कैसे किया जाए एम और एच और बी और एच को, ध्यान देना। तो आपको एक चीज मैं बता देता हूं, ध्यान देना। क्या है? एरिया अंडर बी एच कर्व कितना टाइम्स होता है? म्यू नॉट टाइम्स एरिया अंडर एम एच कर्व। ये याद रखना। एरिया अंडर एम एच कर्व क्या देगा? हीट। समझ में आया? उसे म्यू नॉट टाइम से कर दोगे इनटू, तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया अंडर बी एच का। अच्छा, एरिया कैसे निकालेंगे बताएगा कोई? अब ये तो आर्बिट्री कर्व है, बहुत आर्बिट्री कर्व है। डेफिनेटली आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बी और एच के बीच में एक रिलेशन चाहिए, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे। अगर आप ढंग से देखोगे ना, तो आपको एक चीज पता चल रही है, थोड़ा सा टेढ़ा रेक्टेंगल है, देखो। सॉरी, हाँ टेढ़ा रेक्टेंगल है, देखो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेकिन टेढ़ा रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू, तो मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दूंगा, कुछ नहीं। ये मैं क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, अभी नहीं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दूंगा बस, और कुछ नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ कि इसमें आप पूरी तरीके से तो आप हीट नहीं निकाल सकते कि एग्जैक्ट हीट क्या आएगी, लेकिन अप्रोक्सीमेट हीट निकाल पाओगे। ठीक है ना? क्या बात आई समझ में? रुक जाओ अभी, दो चीज और है बस। सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल देख लो बस, ये तो सिर्फ देखना ही है और कुछ नहीं है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल। सॉफ्ट क्या होते हैं? ध्यान देना, ध्यान देना एक चीज, ठीक है ना? ये सीधा डिफाइन करने के बोल जाते हैं। सॉफ्ट मटेरियल वो होते हैं दोज मटेरियल हैविंग लो कोर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी एंड स्मॉल हाइस्टेसिस लूप। उसकी कोर्सिविटी भी कम होनी चाहिए, रिटेंटिविटी भी कम होनी चाहिए, और हाइस्टेसिस लॉस कम होना चाहिए। तो हाइस्टेसिस लॉस क्या होता है? वो जो हीट लॉस हो रही है ना, वही है। तो सॉफ्ट आयरन नहीं आ रहा है ना उसमें, लेकिन आप बोलोगे सर सॉफ्ट आयरन की तो रिटेंटिविटी स्टील से ज्यादा है। हर बार ऐसा होगा नहीं कि आपको एक चीज ज्यादा मिल रही, हमेशा ऐसा होता है कि एक चीज ज्यादा मिल रही तो एक चीज कम मिलेगी। क्या बता रही है समझ में कि नहीं? आप तो बस ये चीज याद रखो कि सॉफ्ट मटेरियल वो होते हैं जिनमें हाइस्टेसिस लॉस कम से कम हो, बस कम से कम हो, तो वो सॉफ्ट आयरन ही है। बात आ रही है समझ में? तो सॉफ्ट आयरन क्या हो गया? एक तरीके से सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। बात आई समझ में कि नहीं? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होंगे? दोज मटेरियल हैविंग हाई क्योरसिविटी, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई हाइस्टेसिस लॉस। अब फिर वही आ जाता है, ये कौन सा हो गया? ये स्टील हो गया। स्टील के अलावा भी ये देखिए, स्टील हो गया, एल्निको, एल्कोमैक्स, ये याद रख लेना, ठीक है ना? ये याद रखना है आपको। तो कई बार क्या होता है, आपसे पूछ लेंगे एल्निको क्या है, तो एल्निको क्या होता है? एक एलॉय है, इट इज एलॉय। एल्निको, एल्कोमैक्स एलॉय होता है, ठीक है ना? अगर आप जाओगे गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट क्या क्या डला हुआ है एल्किनो या एल्कोमैक्स में। समझ में आया कि नहीं? तो हाई रिटेंटिविटी, हाई क्योरसिविटी एंड हाई हाइस्टेसिस लॉस। आप हाई हाइस्टेसिस लॉस को याद रखो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा आपको कि एक मटेरियल, ऐसा कोई मटेरियल मिल जाए कि हाइस्टेसिस भी कम है, हाइस्टेसिस लॉस भी कम है, या रिटेंटिविटी भी कम है। ऐसा कोई मटेरियल मिलेगा, एक ज्यादा मिलेगा तो एक कम मिलेगा। समझ में आए? तो हार्ड मटेरियल वो है जिनका ग्राफ काफी मोटा होता है, हाइस्टेसिस ग्राफ। क्या बात आई समझ में? फॉर परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट के लिए जनरली कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? हैविंग हाई रिटेंटिविटी। आपको रिटेंटिविटी कोशिश करनी है ज्यादा मिले, लेकिन जरूरी नहीं है मिले, बट रिटेंटिविटी ठीक ठाक होनी चाहिए। लेकिन हाँ एक चीज, क्योरसिविटी तो ज्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि आप क्या बना रहे हो? परमानेंट मैग्नेट। समझ में? क्योरसिविटी ज्यादा रहेगी तो क्या होगा? जैसे ही बाहर निकालोगे तो वो डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। समझ में? एंड ऑफ कोर्स हाई परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा परमेबिलिटी उतना ही बढ़िया मैग्नेट बनता है। क्या बात आई समझ में कि नहीं आई? इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कौन सा चाहिए होगा? लो रिटेंटिविटी,
रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए, लो रिटेंटिविटी क्यों चाहिए? हाई रिटेंटिविटी चलेगी, चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्ट आयरन की ज्यादा रहती है, लेकिन क्या कम होनी चाहिए? क्योरसिविटी कम होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्योरसिविटी, इसमें लिखा नहीं है लेकिन क्योरसिविटी कम होनी चाहिए, क्योंकि क्योरसिविटी कम रहेगी तो क्या होगा, अगर आपने करंट हटा दिया तो वो जो सॉफ्ट आयरन है वो डीमैग्नेटाइज ही कर जाएगा, पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज कर जाएगा। बात आई समझ में? एंड ऑफ कोर्स इट हैज टू बी हाइस्टेसिस लॉस, लो हाइस्टेसिस लॉस होना चाहिए, कम से कम हाइस्टेसिस लॉस रखोगे। बात आई समझ में? क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हाइस्टेसिस लॉस ज्यादा है तो गर्म होगी मैग्नेट, और मैग्नेट गर्म होगी तो पता लगा आपने डॉक उठाया, एक ऐसे उठाया और ये इतनी गर्म होगी कि डीमैग्नेटाइज करेगी, तो बेचारा कोई नीचे रहो उसका सर फूट जाएगा, नीचे चले जाएगा ना ये। समझ में आएगी नहीं? तो हाइस्टेसिस लॉस कैसा होना चाहिए? कम। ट्रांसफॉर्मर के लिए लो रिटेंटिविटी, हाई परमेबिलिटी, लो हाइस्टेसिस लॉस। क्या बात आई समझ में? क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ नहीं पूछा था, 3 मटेरियल ऐसे दिए थे, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफॉर्मर। कौन सा मटेरियल आइडियल है? 2 हाइस्टेसिस कर्व दी हुई थी और पूछा था बताओ ये सही रहेगा कि ये सही रहेगा। याद रखना, सिर्फ याद रखने की चीज। क्या बताइए समझ में? ठीक है, थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू।